कल हम बात कर रहे थे अबाउट फोटोसिंथेसिस। हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक 3 स्टेप रिएक्शन है, जिसमें जो पहला स्टेप होता है उस पहले स्टेप में जो सनलाइट है दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? ग्रीन लीव्स में है, उन बेसिकली सेल्स में है लीफ की। तो आप साथ के साथ ये भी ध्यान रखें कि हमारा ये जो डायग्राम है लीफ का क्रॉस सेक्शन, ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। इसका लेबलिंग कि ये लीफ को अब हम देख रहे हैं, ये पूरा सरफेस लेमिना और लीफ ब्लेड कहलाता है। बीच में ये मिड रिब है, ये इसका वीनेशन है, इसको वेन बोलते हैं। और इस मिड रिब में अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखें, उसको बड़ा करके देखें तो ये दिख रहा है। हाँ, सबसे ऊपर क्या, अब इसमें भी देख लो कि ऊपर वाली साइड फ्लोएम, नीचे वाली साइड जाइलम दिखाया हुआ है। सबसे ऊपर वैक्सी क्यूटिकल जो इसको इम्परवियस बनाती है। अपर एपिडर्मिस जो है उस पर वैक्सी क्यूटिकल है। स्टोमेटा का लार्जर कंसंट्रेशन जो है वो लोअर एपिडर्मिस पर है, अपर एपिडर्मिस पर नहीं है ना, क्योंकि ऊपर क्यूटिकल की वैक्सी क्यूटिकल की लेयर आ गई। ये इसलिए क्योंकि अपर ब्लेड जो है यानी अपर साइड ऑफ द लीफ जो है दैट इज़ एक्सपोज टू सन। तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा हो गई अगर, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाएगा। तो टू अवॉइड एक्सेसिव वाटर लॉस देयर इज़ अ वैक्सी क्यूटिकल एट अपर एपिडर्मिस। हाँ, फिर यहाँ पे ये पैलिसेड सेल्स हैं। हालांकि यहाँ पे पैलिसेड सेल्स लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इनको कहते हैं हम पैलिसेड सेल्स। ये मतलब लीफ के अंदर की सेल है। हाँ, इस पतली सी जगह पर ये वाली सेल्स हैं। इन सेल्स में बहुत सारे प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं ग्रीन कलर के। बीच बीच में एयर स्पेसेस भी हैं। नीचे गार्ड सेल्स दिखाई हुई हैं, गार्ड सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। हाँ, गार्ड सेल लोअर एपिडर्मिस पे है। गार्ड सेल्स स्टोमेटा को ओपन करने या क्लोज करने के लिए हेल्प करती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसके थ्रू होता है। तो इसी गार्ड सेल को हम ऐसे देखें, यानी कि ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम कह रहे हैं कि गार्ड सेल है, ये हमने गार्ड सेल्स दिखाई है, ये किडनी शेप्ड सेल्स हैं, इनमें सिंगल न्यूक्लियस है। हाँ, एवरी स्टोमेटा इज कवर्ड बाय 2 गार्ड सेल्स। तो एक गार्ड सेल ये, एक गार्ड सेल ये। गार्ड सेल जो है वो उनके दोनों के बीच में स्टोमेटा होता है, यानी स्टोमा होता है। हाँ, सिंगुलर इज स्टोमा एंड प्लूरल आर स्टोमेटा। स्टोमेटा बहुत सारे ओपनिंग्स को बोलते हैं। अराउंड द गार्ड सेल्स देयर आर एपिडर्मल सेल्स, जो कि इसके आसपास होती हैं। एपिडर्मल सेल्स और गार्ड सेल्स के बीच में जो वाटर कंसंट्रेशन का गैप होता है, उसी के हिसाब से ऑस्मोसिस होता है, वाटर की मूवमेंट होती है। जब स्टोमेटा में वाटर अच्छी से भरा हुआ रहता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। गार्ड सेल्स में जब अच्छे से वाटर भरा हुआ रहता है, हम कहते हैं गार्ड सेल्स जब टर्जिड होती हैं, तो उनके बीच वाली जो थिक लेयर है, इनर लेयर ऑफ द गार्ड सेल, ये जो दिखती है हमको अंदर वाली लेयर, ये थिक है, और आउटर लेयर जो होती है वो थिन होती है। ठीक है, तो ये जो थिक लेयर है, ये दोनों सेल्स की थिक लेयर्स आपस में ऐसे जुड़ी हुई रहती हैं यहाँ पे बंद। कब? जब ये फ्लैसिड होती हैं, इसका पानी निकल के बाहर चला जाता है तो ये सिकुड़ जाती है और अंदर कोई प्रेशर नहीं होता, ये बंद हो जाती है। लेकिन जब इसमें पानी भरता है, जब इसमें एंडोस्मोसिस होता है, तो ये फैल जाती है, बड़ी हो जाती है, और अंदर की तरफ, अंदर वाली जो थिक लेयर्स हैं उन पर बाहर की तरफ इस तरह से प्रेशर लगता है, और उस प्रेशर में वो ऐसे करके खुल जाती है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस इट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं इस तरह से। 3 स्टेप रिएक्शन हमने कहा। उसके साथ में इम्पॉर्टेंट बात जो कि हम कल कह रहे थे कि ये ध्यान रखनी है कि स्पेशल केस क्या, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है। हाँ,
डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स के लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है, आई होप आपको याद होगा, ज़ेरोफाइट्स। कहीं डेजर्ट प्लांट लिखा हुआ नहीं आए, ज़ेरोफाइट्स लिखा हुआ आ जाए तो भी समझ जाओ। वो प्लांट्स जो कि ड्राई एरिया में रहते हैं उनको ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं या डेजर्ट प्लांट्स बोलते हैं। डेजर्ट्स आर द ड्राई एरिया जहाँ पे पानी की कमी होती है और वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के पर्पज़ से, पानी को बचाने के पर्पज़ से, इवेपोरेशन को मिनिमाइज़ करने के पर्पज़ से बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, खास करके जो कैक्टाई होते हैं, कैक्टस जिनको हम बोलते हैं, वो उनकी जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में बदल जाती है, कांटों में बदल जाती है, और बहुत थोड़ी सी लीफ अगर होगी तो होगी, बाकी वो छोटे छोटे कांटे होंगे। और जो लीव्स की एब्सेंस में, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, लीव्स की एब्सेंस में ये काम स्टेम को करना पड़ता है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जब हम पैरेनकाइमा के स्पेशल टाइप की बात कर रहे थे तो हमने एक वर्ड यूज़ किया था, क्लोरेनकाइमा। पैरेनकाइमा हैविंग क्लोरोफिल। ये प्लांट सेल्स, प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स की स्टेम्स में मिलते हैं और उनके स्टेम्स भी ग्रीन स्टेम्स होते हैं। हाँ, उनमें वाटर को अब स्टोर करके रखने की कैपेसिटी भी होती है, काफ़ी सारा पानी उनके अंदर प्रिजर्व्ड रहता है। और जो उनका जो क्लोरोफिल है, उनके जो स्टेम्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये कि अगर लीव्स हैं तो स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा जल्दी, मतलब डे टाइम में बंद रहते हैं, शाम के टाइम में खुलते हैं या रात के टाइम में खुलते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हेन स्टोमेटा gets open in the night time only, in the daytime when sunlight is present, there is actually no stomata open, so no carbon dioxide can freshly enter into the leaf. So what will happen? The different strategy followed by desert plants for photosynthesis कि सबसे पहले क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड will be taken in, carbon dioxide will be taken in and get converted into an intermediate बन जाता है, which is acted upon by the sunlight in the daytime। हाँ, मॉर्निंग टाइम जब सनलाइट आती है तो ये इंटरमीडिएट जो है ये ग्लूकोज में या स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज टू बी यूज्ड इंस्टेंटेनियसली एंड स्टार्च टू बी स्टोर्ड। इंटरमीडिएट मैलिक एसिड होता है, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि उसका जिक्र नहीं है इसलिए हम इसको सिर्फ इंटरमीडिएट बोलेंगे। हम कहते हैं कि डेजर्ट प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो रात को एब्जॉर्ब होती है एंड एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, दैट इंटरमीडिएट इज एक्टेड अपॉन बाय द सनलाइट इन द डे टाइम। तो ये वाली बात जो है ये आपको खास करके याद रखनी है, इस पर क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स थे जिसमें था फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। 3 फैक्टर्स की बात हुई, सनलाइट, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 क्लोरोफिल। हाँ, दिस इज द पिगमेंट विच एब्जॉर्ब सनलाइट। इन तीनों में से किसी भी एक की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, यानी बाकी सब है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, क्लोरोफिल भी है और सनलाइट नहीं है, नहीं होगा। सनलाइट है, क्लोरोफिल है, वाटर है, सब है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नहीं होगा। क्लोरोफिल नहीं है, हो ही नहीं सकता, सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा। तो ये तीनों को हमने प्रूव करना है, तीनों बातों को विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो एक एक्सपेरिमेंट तो ये है,
आपकी बुक में डायग्राम एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, वेरीगेटेड लीफ का, सनलाइट वाला दिया हुआ नहीं है। बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, उनकी यूटिलिटी प्रूव करने के लिए हम क्या करें। तो पहला, सनलाइट, ये शो करना कि सनलाइट इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या करें कि मटेरियल क्या लेते हैं, हेल्दी पॉटेड प्लांट। हाँ, पॉटेड प्लांट मतलब पॉट में रखा हुआ, गमले में रखा हुआ प्लांट, हेल्दी हो, जिसकी लीव्स जो हैं वो हेल्दी हों, कटी फटी ना हो, ऐसी ना हो कि वो मतलब कोई उसमें कुछ फंगस लगा हुआ है, कुछ बीमारी लगी हुई है। हेल्दी प्लॉटेड, लिख भी लो यहाँ पे, है ना, हेल्दी प्लॉटेड प्लांट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। फिर हमें क्योंकि स्टार्च की प्रेजेंस का या एब्सेंस का टेस्ट करना है, तो हमें आयोडीन चाहिएगा आगे। लीफ को कवर करने के लिए हमें ओपेक पेपर शीट चाहिए होगी। उसको फिक्स करने के लिए क्लिप्स चाहिए होगी, जिससे कि वो लीफ पर लगाई जा सके। देन वी रिक्वायर वाटर, वी रिक्वायर इथेनॉल। दोनों में बॉईल किया जाएगा क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए, यानी डीकलराइजेशन के लिए इथेनॉल, और सेल्स को लूज़ करने के लिए, टिश्यू को लूज़ करने के लिए वाटर। उसके अलावा हमको कुछ एक चीज़ें चाहिए, जैसे कि बीकर, बंसन बर्नर, है ना, ये सब तो चाहिए ही, जिससे कि हम उसको हीट कर सकें। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप 1, सबसे पहला काम क्या करना है कि कीप द पॉटेड प्लांट इनटू अ डार्क प्लेस, एब्सोल्यूट डार्क प्लेस, जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल ना आए। कीप इट इन डार्क फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स, मैक्सिमम 72 आवर्स। 2-3 दिन के लिए आप उसको बिल्कुल एब्सोल्यूट डार्क में रखें, इससे वो डी स्टार्च हो जाएगा, डी स्टार्च्ड। रिमूवल ऑफ स्टार्च, आपको ये यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए कि स्टार्च इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड देयर। ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ग्लूकोज इज़ एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स। लेकिन जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, जो ज़्यादा बन चुका होता है ज़रूरत से, उसका कन्वर्जन हो जाता है स्टार्च में। स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जब ये हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है, तो उसके बाद वो स्टार्च बनता है और स्टार्च की फॉर्म में रहता है। स्टार्च बना मतलब फूड बना, मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, एनी पार्ट ऑफ द लीफ, शोज दैट कि ये फोटोसिंथेसिस रिसेंटली हुआ है। तो क्या करना चाहिए कि स्टार्च को पहले निकाल दो, जिससे कि पुराना बना हुआ स्टार्च जो है उसका आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव ना आ जाए। हाँ, तो पहले पूरा स्टार्च निकाल देंगे। उसको स्टार्च को पहले का स्टोर किया हुआ जो स्टार्च है उसको निकाल देने से अब हमारी लीफ जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है। अब हम उस लीफ पे क्या करेंगे कि उसके दोनों सरफेसेस पर ओपेक पेपर को विद द हेल्प ऑफ क्लिप्स फिक्स कर देंगे। ये ध्यान रखें कि इस समय ये लीफ प्लांट में ही लगी हुई है, ये नहीं कि आपने उसे प्लग कर लिया और फिर लगा दिया, ऐसा नहीं करने वाले हमने प्लांट में लगे लगे ही इसके दोनों तरफ ओपेक पेपर, ओपेक मतलब ऐसा पेपर विच डज नॉट अलाउ द लाइट टू एंटर इनटू इट।
यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कई बार MCQs में खास करके, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन से कलर के पेपर, ब्लैक, वाइट, रेड। ओपेक पेपर है किसी भी कलर का चलेगा, हाँ, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, कलर की कोई बात नहीं है। हाँ, कई बार हम सोचते हैं कि शायद ब्लैक ही होता है केवल, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक लगा लो तो भी अच्छा है, कुछ और लगा लो तो भी ठीक है। पर्पस ये है कि लाइट शुड नॉट क्रॉस इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। बटर पेपर जैसा नहीं होना चाहिए जो कि लाइट को पार्शियली अंदर जाने दे, क्योंकि अगर लाइट अंदर गई तो फिर फोटोसिंथेसिस होगा, आपके फिर डीस्टार्च करने की 2-3 दिन की जो मेहनत थी वो भी ख़राब हो जाएगी। आप अगर सनलाइट वहाँ तक पहुँच जाने दोगे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ओपेक पेपर को भी प्रॉपरली लगाना चाहिए कि साइड से कहीं सनलाइट अंदर ना जाए, ये प्रिकॉशन का पार्ट है। ट्रांसपेरेंट पेपर तो बिल्कुल ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। कलर कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है। और इसको हमने अब वापस से सनलाइट को एक्सपोज करना, मतलब कि अब आप ये सोचो सिनेरियो क्या है कि प्लांट जो है उसमें ये लीफ लगी हुई है और आपने इसको ले जा करके सनलाइट में रख दिया। वैसे तो 5 आवर्स काफ़ी होते हैं, 5 to 8 आवर्स जितना लाइट अवेलेबल है अच्छे से हमने उसमें इतनी देर के लिए रख दिया। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स में वैसे हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम अप टू 8 आवर्स में तो हो ही जाएगा। आप उसको छोड़ दें इतनी देर के लिए, उसके बाद उसे वापस ले आएँ अंदर। अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, लीफ में से ये सब हटा दें। आपका जो भी पेपर लगाया है आपने, जो शीट लगी है, ये क्लिप्स लगी है, सब हटा देंगे और लीफ को भी प्लग कर लेंगे। अब हमारे पास लीफ आ गई है। अब ये जो लीफ आ गई है, इस लीफ का एक्चुअली करना क्या है? ये लीफ है हमारे पास, हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं है, एक बात, और अगर है तो कहाँ कहाँ पर है। क्योंकि द कंसेप्ट इज़ कि सनलाइट इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमने वो क्लिप लगा के, ओपेक पेपर लगा करके, वी हैव इंश्योर्ड दैट ये वाला जो एरिया है, बीच वाला जो एरिया है, जहाँ पे हमने क्लिप लगाई, उस एरिया पे हमने सनलाइट पहुँचने नहीं दी है। बाकी एरियाज़ जो हैं वहाँ पे सनलाइट पहुँची है। तो बाकी एरिया में कायदे से स्टार्च फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, ग्लूकोज फॉर्मेशन होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्च का प्रेजेंस शुड बी डिटेक्टेड हेयर ओनली, नॉट हेयर। यहाँ पर अगर स्टार्च फॉर्मेशन हो गई है, अगर स्टोरेज हो गई है, तो इसका मतलब फिर तो सनलाइट की कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहली बात, हम इसे बॉईल करेंगे, बॉईल इन वाटर। हाँ, बीकर में हमें वाटर बॉईल करना है और उस बॉइलिंग वाटर में इसको डाल देना थोड़ी देर के लिए। तो क्या होगा कि इसकी जो सेल्स होंगी वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएंगी। टू लूजनिंग द टिश्यू और लूजनिंग द सेल सो दैट द आयोडीन कैन रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लीफ। अगर वो आने ही नहीं देंगे आयोडीन को, तो स्टार्च है या नहीं है इसका कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब आपने इसे बॉईल कर लिया, तो अब आप करोगे इसका डीकलराइजेशन। What is decolorization? Decolorization is removal of chlorophyll. Removal of chlorophyll. तो क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है, उसका रिमूवल कैसे करेंगे? बाय इनडायरेक्ट बॉइलिंग। मतलब हीट विल बी प्रोवाइडेड इनडायरेक्टली इन इथेनॉल। इथेनॉल इज इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल को आपने कंटेनर में डाला, उसमें आपने लीफ रख दी।
लीफ को एक बड़े बीकर में रखा, इट हैज़ टू बी लाइक दिस। यहाँ पे पानी है, हाँ, और आपने दूसरा बीकर डाला हुआ है, समझो ऐसा, उसके अंदर इथेनॉल है, यहाँ पे इथेनॉल भरा हुआ है, इथेनॉल, एंड दिस इज वाटर, एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर हीटिंग इट। जब आप इसे गर्म करते हो और ये बॉईल होने लगता है, वाटर बॉईल होगा तो इथेनॉल भी बॉईल होगा, क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट तो 78 डिग्री सेल्सियस है। 9th क्लास में सीखा था ना हमने, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर वाटर बॉईल हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाएगा तो हीट इसको इतनी मिल जाएगी कि ये बॉईल होने लग जाएगा। इनडायरेक्ट हीट क्यों दिया? रीज़न बिहाइंड दैट इज इथेनॉल इज हाईली इन्फ्लेमेबल। हाईली इन्फ्लेमेबल क्या होता है? इन्फ्लेमेबल मतलब जल्दी से जल जाने वाला। तो हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो इससे क्या हुआ कि अगर हम इसे डायरेक्ट हीट देने लग जाएंगे इस बीकर में, जिसमें हमने अपनी लीफ भी डाली हुई है, तो वो तो हो सकता है कि आग लग जाए इथेनॉल में, फिर तो आपकी लीफ भी सारी ख़राब हो जाएगी, हाँ, इफ़ इट कैचेस फायर। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर लीफ रख के और इसे बॉईल करेंगे। हम बॉईल एक्चुअली डायरेक्ट हीट हम दे रहे हैं वाटर को, वाटर गर्म होकर के इथेनॉल को गर्म कर रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो जब ये हो जाता है तो क्या होता है कि जो इथेनॉल था वो कलरलेस होता है, ये इसके अंदर से सारा क्लोरोफिल निकल के बाहर आ जाता है। क्लोरोफिल इज सॉल्युबल इन इथेनॉल, इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। नहीं तो हम वाटर में बॉईल कर लेते डायरेक्ट, लेकिन हम इथेनॉल में ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक कोवेलेंट सॉल्वेंट है और वो उसमें ही क्लोरोफिल डिज़ोल्व होता है। तो क्लोरोफिल डिज़ोल्व हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये पूरा कंटेनर जो इथेनॉल है, जो आपको अभी तक लग रहा था ट्रांसपेरेंट कलरलेस, अभी वो ग्रीन कलर का हो जाएगा और आपकी जो लीफ है वो बिल्कुल पेल हो जाएगी। पेल हो जाना मतलब थोड़ा सा पीलापन लिए हुए, हाँ, लेकिन एक्चुअली कलर उड़ जाना, कलर उड़ गया, उसका डीकलराइजेशन हो गया है। तो याद रखेंगे डीकलराइजेशन टर्म, एंड इट इज़ एक्चुअली द रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के रिमूवल के लिए जो सब्सटेंस हमने यूज़ किया दैट इज़ इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, और वाटर की हेल्प से उसे इनडायरेक्ट हीट दी हमने। इथेनॉल बॉईल किया एट 78 डिग्री सेल्सियस, और इथेनॉल के बॉईल करते साथ ही उसके साथ में जो क्लोरोफिल था लीफ में वो सारा निकल जाता है। तो लीफ को पूरा हमने तेल एकदम क्लीन कर दिया। अब क्या होगा, अब उसको हम बाहर निकालेंगे। हम नॉर्मल वाटर से, टैप वाटर से उसको वॉश करेंगे जिससे क्लोरोफिल वगैरह सब निकल जाए, और फिर हम उसको उसके ऊपर स्टार्च टेस्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, अच्छा ड्रॉपर भी मटेरियल में था, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हम आयोडीन, जो कि एक रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है, उस आयोडीन को हम इसके ऊपर डालते हैं, लीफ के ऊपर। तो आयोडीन जो है वो स्टार्च टेस्ट के लिए काम आता है। अगर आयोडीन और स्टार्च मिल जाए तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है सरफेस का, डार्क ब्लू ब्लैक कलर। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर, यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, बाकी सब जगह स्टार्च की प्रेजेंस पता चल गई, बाकी सब जगह डार्क ब्लू ब्लैक कलर आ गया। लेकिन ये वाली जो बीच में स्ट्रिप थी जिसको हमने कवर कर लिया था, एंड वी डिड नॉट अलाउ द सनलाइट टू एंटर देयर, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च कुड नॉट बी फॉर्म्ड। So this shows that sunlight is essential for photosynthesis. In absence of sunlight, starch formation is not possible.
मैं स्टार्च फॉर्मेशन वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मेशन ग्लूकोज का ही होता है। ग्लूकोज सब्सिक्वेंटली बाद में जो इंस्टेंटेनियसली यूज़ नहीं हो पाता वो सेल्स में स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये प्रोसेस ही है बस जो हर जगह काम आएगा। हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रूव करना है कि इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे दो कंप्लीट प्लांट्स ले रखे हैं। दोनों को बेल जार से ढका हुआ है। हाँ, इनको हम बेल जार्स बोलते हैं, पता है आपको बेल जार क्यों बोलते हैं? कि ये बेल जैसे दिखते हैं, घंटी होती है ना टन टन, ये ऐसा दिख रहा है ना बेल जैसा, तो इसका नाम बेल जार है। बेल जार इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका पॉटेड प्लांट विद पॉट उसके अंदर आ जाए आसानी से। और दोनों में से एक में हम एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH रखते हैं, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने रेस्पिरेशन वाले एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो जाती है। KOH इज़ अ बेस, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज़ एसिडिक। तो किसी भी बेस के साथ में रिएक्शन होगी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे। तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वॉच ग्लास में रख देते हैं इनसाइड द बेल जार विद वन ऑफ द टू प्लांट्स, दोनों में से एक प्लांट के साथ में रख देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अवेलेबल है वो सब इसके साथ रिएक्ट करेगी और ख़त्म हो जाएगी। KOH प्लस CO2 विल गिव K2CO3 प्लस H2। हाँ, ये हो जाएगा। तो जब ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? द लीव्स विल नॉट गेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ये समझ लें कि इन दोनों को हमने ऑलरेडी डिस्टार्च कर दिया हुआ है। 48 to 72 आवर्स के लिए अंधेरे में रख के हमने इसको डिस्टार्च कर दिया है। अब जब ये डिस्टार्च हो गई है तो अब आफ्टर गेटिंग डिस्टार्च हमने इसको ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। तो हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सनलाइट इज़ अवेलेबल, बेल जार्स आर ट्रांसपेरेंट, सनलाइट तो पहुंच रही है, पानी भी अवेलेबल होगा, क्लोरोफिल है, ग्रीन लीव्स दिख रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के सब अवेलेबल है। हम देखते हैं इसकी एक भी लीफ में, किसी भी लीफ को हम आयोडीन टेस्ट करके देख लें, एक भी लीफ में स्टार्च नहीं बनता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस थी, इस वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो पाई। तो इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इज़ इसेंशियल। यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा और इनमें से किसी भी एक लीफ को प्लग करके हम टेस्ट करके देख लें आयोडीन का, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ तो स्टार्च प्रेजेंट है। पूरी की पूरी लीफ जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगी, जबकि ये नहीं हो पाएगी। एक्सपेरिमेंट करना वैसे ही है। यहाँ पे एक और इसी को कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस बताने के लिए एक और ज़्यादा एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट है और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हमने हमारी बुक में देखा है उसमें तो ऐसा है कि वो आपने पूरा का पूरा प्लांट ही रख दिया और दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट वहाँ पे रहता है, थोड़ा सा डाउट रह सकता है आपको कि अरे क्या पता इस प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हो, इसकी सारी लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही, क्या पता इनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो। तो इस तरह के किसी भी डाउट को ना रखते हुए हम एक सिंगल लीफ के साथ ये एक्सपेरिमेंट करें। तो कंसेप्ट इज़ कि अगर ये प्लांट है और ये उसकी लीफ है, हाँ, तो आपने एक ब्रॉड नेक वाला एक बॉटल लेकर के उसमें
पार्ट ऑफ इट, ये हमने एक ऐसा बॉटल ले लिया और पार्ट ऑफ इट का मतलब कि आधी लीफ या कुछ पार्ट ऑफ इट, इसमें एक रबर कॉर्क में ग्रूव बना करके, छेद करके, और इसको अंदर डाल दिया। हाँ, दिस शुड बी प्रॉपरली एयर टाइट, इसमें हवा घुसनी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं घुसना चाहिए। तो जो पार्ट इसका अंदर है, अब हमने यहाँ पे भरा हुआ है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। यहाँ पे हमने वैसलीन लगा करके एयर टाइट किया है इसको, है ना। वैसलीन लगा देते हैं कि एयर अंदर ना जाए। अगर एयर अंदर नहीं आई तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर नहीं आएगी, फ्रेश कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी, पहले से जो भरी हुई है उसको KOH ख़त्म कर देगा। तो सिंगल लीफ के आधे पार्ट को CO2 इज़ नॉट अवेलेबल, देयर इज़ नो CO2, और यहाँ पे खूब CO2 अवेलेबल है, जितनी चाहे ले लो। तो क्या होना चाहिए कि वो पार्ट जिसको सनलाइट भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल तो है ही, सब अवेलेबल है। ऐसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस वहीं हो पाता है जहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है इन सब चीज़ों की, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अवेलेबल। वहाँ पर इसी तरह से हम स्टार्च टेस्ट करके देखते हैं। लीफ को जब आफ्टर गेटिंग डी स्टार्च हम उसको अंदर ले आते हैं, अंदर ला करके हम उसको पहले ऐसे ही पानी में डायरेक्टली बॉईल करते हैं, लूज़ कर देते हैं उसकी सेल्स को, और फिर हम उसको इनडायरेक्ट हीट दे करके उसका भी डीकलराइजेशन करेंगे, उसकी क्लोरोफिल निकल जाएगी, पेल कलर की लीफ बचेगी, और फिर उस लीफ के साथ में हमने वही आयोडीन टेस्ट करना, उसे साफ़ करके, तो हमें पता चलेगा कि जो अंदर पार्ट था वो वैसा ही पेल कलर का रह गया, और बाहर वाला जो पार्ट है उसमें डार्क ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दिया। यानी स्टार्च केवल वहाँ बना जहाँ पे CO2 वॉज अवेलेबल, जहाँ पे CO2 नहीं अवेलेबल थी वहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन भी नहीं हुआ। दिस शोज़ दैट फोटोसिंथेसिस इज़ नेसेसरी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। और तीसरा एक छोटा सा एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इस तरह की लीव्स मिलती हैं, इन लीव्स को हम वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। वेरीगेटेड लीव्स मतलब द लीव्स हैविंग नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोफिल। ऐसा दिख रहा है जैसे मनी प्लांट्स में आप देखते हो, क्रोटन्स में आप देखते हो, बड़े अच्छे डेकोरेटिव सुंदर दिखते हैं, मल्टी कलर दिखते हैं, तो हम उनको घर पे ले आते हैं सजावट के लिए। तो ये जो वेरीगेटेड लीव्स होती हैं, इनमें क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोफिल है, इसलिए कहीं पर ग्रीन दिखेगी और बाकी जगह पर वो पेल दिख रहा है ना। ये जो लीफ हमको दी हुई है इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ क्लोरोफिल जो है वो यूनिफॉर्मली पूरी लीफ में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो पार्ट्स में अवेलेबल है, छोटी छोटी पाउचेस में अवेलेबल है। तो हम उसका भी वही सब कर देते हैं, पहले डिस्टार्च करें, फिर उसको अंदर ले आएँ, फिर उसको डिस्चार्ज करने के बाद उसे फिर से धूप में ले जाएं 5 से 8 घंटे के लिए, फिर उसे अंदर ले आएँ, उसमें से लीफ को प्लग कर लें, लीफ को प्लग करके उसको वो बॉईल कर लें वाटर में, फिर इथेनॉल में बॉईल कर लें, उसका डीकलराइजेशन करके उसे क्लीन करके, और जब हम उसमें आयोडीन एक्सपोज करेंगे, आयोडीन डालेंगे, तो सिर्फ उसी जगह ब्लू ब्लैक होगा जहाँ पर ग्रीन कलर पहले दिखाई देता था। जिस जगह ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता था वहाँ पर स्टार्च नहीं बना है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ ग्रीन नहीं दिख रहा है इसका मतलब वहाँ पर क्लोरोफिल ही नहीं है। दिस शोज दैट क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, बस इतनी सी बात है। तो न्यूट्रिशन में हम प्लांट का न्यूट्रिशन with the help of chlorophyll and sunlight पढ़ रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहीं पर ख़त्म होता है ना। जो बचता है दैट इज़
हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमको दो बातें सीखनी है। एक तो अमीबा में इंजेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, और दूसरा ह्यूमंस में, ह्यूमंस वाला सिस्टम जिसको हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में और सब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, ये छोटी छोटी बातें याद रखो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। आपको कुछ डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन आपको डायग्राम शो किया जा सकता है किसी आपके पेपर में, एंड देन यू विल हैव टू डू इट। आपको उसे लेबल करना पड़ सकता है, या तो आपकी वो लेबलिंग जो है वो हाइड कर देंगे, उसकी जगह XYZ कुछ लिख देंगे। आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, इसलिए हमारी बुक में जितने भी डायग्राम्स बने हुए हैं उन पर लेबल जो लिखा हुआ है उसे ध्यान से देखो। जैसे हम कहते हैं कि स्टोमेटा देखा था हमने थोड़ी देर पहले ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो इसको हाइड किया जा सकता है ना। मतलब जैसे समझो, आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ये है ना, ये हमारी बुक का ही ले लेंगे वो लोग, ये हमें हमारी बुक का डायग्राम मिल गया। अब उन्होंने क्या करना है कि इसको आपको नहीं दिखेगी, ये ऐसा कर देना है। तो क्या करेंगे कि जैसे ये गार्ड सेल है, तो इसको, इस चीज़ को ऐसे करके छुपा दिया, स्टोमेटल पोर इस तरह से छुपा दिया, है ना। अब आपको कुछ लिखना है, मतलब वो यहाँ एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई करना है। आपको अगर पता ही नहीं है तो आप बता ही नहीं पाओगे क्या क्या था ये। गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर एंड क्लोरोप्लास्ट, तीनों को इस तरह से XYZ से रिप्लेस किया जाता है। MCQ में खूब क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अपनी बुक को ध्यान से पढ़ना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। दो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और दूसरा ये, है ना। इसमें आपको देखो पता होना चाहिए कि नहीं कि ये मिड रिब है, ये लेमिना है, फ्लोएम ऊपर वाला, नीचे वाला वेस्कुलर, मतलब नीचे वाला जाइलम, फ्लोएम जाइलम, इनको वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है, एयर स्पेसेस, गार्ड सेल्स, लेबलिंग, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। क्योंकि MCQ है तो आपको बहुत बारीकी से एक एक वर्ड जो आपकी बुक में लिखा हुआ है सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज आपने देखा कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सेक्शन कंप्लीट होता है। कल हम अमीबा और ह्यूमंस में डाइजेशन, न्यूट्रिशन की बात करेंगे। थैंक यू।